दोस्तों आज अपन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करेंगे जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस पूरे लेक्चर के अंदर अपन इसकी प्रॉपर्टीज, इसका ग्राफ और डोमेन के किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं आज अपन देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब भी आपके सामने कभी y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x लिखा हुआ आ जाए तो यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा और साइड में लिखा होगा वेयर दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स GIF। जब तक ये नहीं लिखा हुआ है वेयर दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स GIF, तब तक आपको GIF मानना ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कि हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही वो फंक्शन लिखा हुआ होता है। अब इसकी जगह x की जगह sin x आ जाएगा, cos x आ जाएगा, तो वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की ही बात होगी। क्लियर है कि नहीं है? तो जो भी फंक्शन जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहे हैं वो बस स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की बात होता है। अब यहां पर कोई वैल्यू भी आएगी, यहां पर कोई फंक्शन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो भी चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात होती है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा हुआ रहता है और वहां पे साइड में मेंशन होगा कि वेयर दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स GIF। जब तक रिप्रेजेंट ना हो तब तक मानना भी नहीं है। आइए, इसका मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहली बात अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको पढ़ते कैसे? GIF ऑफ x, GIF ऑफ x। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। हमें वो इंटीजर चाहिए, वो सबसे बड़ा इंटीजर चाहिए जो कि x अगर इंटीजर है तो खुद, या तो उस इंटीजर से अगर वो नंबर है तो उससे छोटा, और उस छोटे में भी सबसे बड़ा इंटीजर चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बोलता हूं तुमसे 3.1 का GIF बताओ, तो 3.1 यहां पर होगा, उससे पहले 3 यहां पर होगा, 3.1 के बाद इंटीजर आएगा 4। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर जब मैं 3.1 तक चल रहा हूं तो इस 3.1 तक आने में बहुत सारे इंटीजर आए होंगे। इन बहुत सारे इंटीजर्स के अंदर सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? तो आपको समझ में होगा ग्रेटेस्ट क्यों बोला है कि जब मैं माइनस इनफाइनाइट से 3.1 तक आ रहा हूं तो इन सब में इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर दैट विल बी द 3, जिसका आंसर होगा 3, है ना। तो ये क्या बोलते हैं अपन? GIF ऑफ 3.1 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.1 इज व्हाट? 3। हमेशा ध्यान रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी बात यही है कि कोई भी मैथमेटिशियन जो भी चीज डेवलप करता है वो खुद का नाम नहीं रखता, वो सिर्फ कंसेप्ट का नाम रखता है। तो आप कंसेप्ट को सुन के भी देख सकते हो इसका मतलब क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है मतलब एक क्वांटिटी जो आएगी इंटीजर आएगी। अब ये क्वांटिटी कभी भी नॉन इंटीजर हो ही नहीं सकती, तो हमेशा इंटीजर क्वांटिटी आएगी। तो 3.1 का GIF क्या होगा? 3 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3.1 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सारे इंटीजर्स में से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 3। अब आपको बात अगर समझ में आ गई तो ये चीज देखें कि जो भी नंबर है अगर वो इंटीजर होगा तो वही आएगा। लेट्स सपोज से मैंने बात करी 3 की, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3 तक में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 3 खुद, तो आ जाएगा यहाँ पे 3। क्लियर है? अब आपको दो बातें समझ में आई होंगी कि या तो GIF के अंदर या तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कि GIF है उसके अंदर या तो क्वांटिटी इंटीजर होगी या तो क्वांटिटी इंटीजर नहीं होगी। अगर क्वांटिटी इंटीजर है तो सीधा बोल देना वही आंसर होगा। इसका मतलब मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं कि GIF ऑफ x कब होगा? जब आपका x इंटीजर होगा। क्या यह बात आपको समझ में आई? जैसे मैंने कहा कि GIF ऑफ 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, इसका मतलब क्या हुआ? माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक के जितनी भी वैल्यूज होंगे, जितने भी इंटीजर्स होंगे, उन सब में से सबसे बड़ा इंटीजर कौन होगा? तो वो 2 ही तो होगा। अगर GIF के अंदर इंटीजर लिखा हुआ है तो वही इंटीजर आंसर होगा, और अगर नॉन इंटीजर आंसर लिखा हुआ है तो उससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर होगा वो आंसर होगा। जैसे 3.1, जैसे मैंने कहा कि 4.2 का GIF क्या होगा, तो आप देखो 4.2 क्या होगा? 4 के बाद आएगा। 4.2 क्या होगा? 4 के बाद आएगा, और 4.2 इज नॉट इंटीजर, तो ये इंटीजर नहीं है, तो इससे पहले वाला इंटीजर कौन होगा? 4 होगा। क्या बात सबको समझ में आई? तो बस यही इसकी डेफिनेशन है कि GIF क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू x। अगर वो इंटीजर होगा तो एज इट इज आंसर देगा, लेकिन अगर इंटीजर नहीं होगा तो इससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर होगा वही आपका आंसर होगा। क्या बात समझ में आई? जैसे कुछ एग्जांपल की बात करते अपन, जैसे मैंने कहा 3.28 का GIF क्या होगा, तो आप बोलो 3 कि भैया 3.28 तक में सबसे बड़ा इंटीजर कौन दिख रहा है? 3, क्योंकि 3 के बाद ही तो 3.28 आता है। लेट्स सपोज से 5.26 का GIF कितना होगा? दैट विल बी 5। मैंने कहा 0.000001 का GIF क्या होगा, तो देखो 0.0001 कौन से इंटीजर के बाद आता है?
तो ये होता है जीरो के बाद वाला इंटीजर, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। मैंने कहा कि 2.31245 तो बताओ ये नंबर कौन से इंटीजर के बाद आएगा, 2 के बाद। तो माइनस इनफिनिटी से जब मैं चलूंगा इस नंबर तक में तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन दिखेगा, 2। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर है तो वही आंसर है, नहीं तो उससे पहले वाला इंटीजर आंसर है। इस साइड तो उससे बड़ा हो जाएगा, इस साइड उससे छोटा होगा, तो उससे छोटा ही आंसर होगा। तो ये मैंने लिखा भी है कि g(x) अगर x इंटीजर है तो देखो इक्वल टू x हो जाएगा, लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तो ये सारी क्वांटिटी देख लो, ये x की तरह बिहेव करेंगी, ये x की तरह बिहेव करेंगी और ये उनका GIF होगा। दिस इज GIF। तो ये नंबर से छोटा है उसका GIF, नंबर से छोटा है उसका GIF, नंबर से छोटा है उसका GIF। हाँ, अगर मैं 10 का GIF पूछता हूं तो आप क्या बोलोगे 10, तो देखो नंबर अगर इंटीजर है तो ये 10 के बराबर है। क्लियर है कि नहीं? आइए कुछ छोटी वैल्यू और बात करें, जैसे माइनस का 3.28। मैंने कहा माइनस का 3.28, तो आप सोचो कि यहां पर -2 होता है, यहां पर -3 होता है, -3.28 तो -3 से भी छोटा होगा, तो ये माइनस का 3.28 यहां पर होगा। अब बताओ माइनस इनफिनिटी से जब मैं यहां पे चलूंगा तो सबसे पहले इंटीजर कौन आएगा, -3 तक तो जाएगा ही नहीं, उससे पहले इंटीजर ही -4 पे गिर जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4। इसका मतलब पहले वाला जो इंटीजर होगा, इस साइड जो इंटीजर होगा वही आपका आंसर होगा। अगर आपको समझ में आया तो माइनस का 2.7182 का बताओ GIF क्या होगा। सोचो माइनस का 2.7182, इसका मतलब -2 तक पहुंचा ही नहीं, -2 तो यहां पर है और माइनस का 2.7182 तो यहीं रह गया। तो इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, -3। तो बात गिरेगी कहां पे, -3। तो यहां पे अगर हम बात करें माइनस का 5.621 तो -5 तक तो पहुंचेगा नहीं, -6 से आगे आता है ये वाला नंबर, तो ये सीधा कहां गिरेगा, -6 पे। अगर मैं बात करता हूं माइनस का 2.3821 सीधा कहां गिरेगा, -3 पे। आज अगर मैं बात करूं माइनस का 9.3213 तो ये कहां पे गिरेगा, -10 पे गिरेगा। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो अगर इंटीजर है तो आंसर इंटीजर आएगा, अगर 10 है तो आंसर 10 आएगा, अगर 11 है तो आंसर 11 आएगा, अगर यहां पर -5 है तो ये -5 भी एक इंटीजर है, तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर को देख के इंटीजर ही आंसर देता है, ये वाली बात। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ने नॉन इंटीजर देखा -5.61 तो सीधा बोलना -6 क्यों, क्योंकि -5 ये रहा, -6 ये रहा और यहां पर कहीं पे आएगा -5.61 तो ये सीधा इंटीजर यहां पे गिरेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे गिरता है, तो ये हो जाएगा -6। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि 6.231 का GIF क्या होगा तो 6 बोलना, सिंपल सी बात है। अब आप देखो मैंने आपके सामने बहुत सारी चीज रखी, अगर मैंने इंटीजर रखा तो आंसर इंटीजर ही आया, लेकिन अगर मैंने यहां पर नेगेटिव नंबर रखा, देखो नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नॉन इंटीजर नंबर है, तो नेगेटिव नंबर दिखते ही, अगर इंटीजर नहीं हो तो नेगेटिव नंबर दिखते ही जो आपको इंटीजर दिख रहा है, तो इंटीजर बताओ क्या है, -5, तो उसके पीछे क्या लगा दो, -1। तो दिखने वाला इंटीजर -1, मतलब दिखने वाला इंटीजर कौन है, -5 -1। और यहां पे जैसे बात करूं -4.282 तो बताओ यहां पर आंसर क्या आएगा, -5। तो अपन क्या बोल रहे हैं, देखो कि अगर नेगेटिव नॉन इंटीजर नंबर है तो जो दिखने वाला इंटीजर होगा -4 उसके आगे क्या लगा दो, -1 लगा दो, तो -5 बन जाएगा। और अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो जो दिख रहा है वो इंटीजर वही आपका आंसर होगा। तो जो पॉजिटिव नंबर है जैसे 5.26 था तो जो दिख रहा है इंटीजर वही आपका आंसर होगा, लेकिन नेगेटिव नॉन इंटीजर नंबर के अंदर जो आपको दिख रहा है उसका -1 कर दें। तो अगर आपको ये चीज समझ में आई तो बताओ मेरे को, जैसे मैंने कहा ई कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, दिस इज 2.7182 समथिंग का होता है, ठीक है। ई इज व्हाट 2.7182 इरेशनल नंबर होता है और चलता रहता है। तो यहां पे देखिए इंटीजर क्या है 2, तो एज इट इज आंसर क्या आएगा 2। और अब ये भी कंसेप्ट सोच लो आप, तो कंसेप्ट क्या कहता है कि भैया 2.782 एंड सो ऑन से जो सबसे पहला वाला जो इंटीजर होगा दैट इज 2। आज अगर मैं तुमसे कहता हूं कि चलो पाई बताओ, पाई का GIF बताओ, तो तुम बोल देना 3, क्योंकि आपको पता है पाई का होता है 3.414 इंटरनेशनल नंबर होता है, तो आगे बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे 3 इसका इंटीजर आ जाएगा। आज अगर मैं कहता हूं माइनस का ई, तो बताओ ये क्या होगा, माइनस का 2.7182 एंड सो ऑन। तो आप दो तरीकों से देखो इसको, या तो आप यूं समझ लो कंसेप्ट से कि -2 तक तो पहुंचेगा भी नहीं, उससे पहला इंटीजर क्या आएगा, -3, ठीक है, -3 के बाद ही नंबर आएगा। या यूं सोच लो जो दिखने वाला इंटीजर है नेगेटिव नंबर है, तो जो दिखने वाला इंटीजर है -1। जैसे मैंने कहा माइनस का पाई, तो बताओ कौन सा नंबर दिख रहा है, -3 दिख रहा है,
माइनस का 3.414 एंड सो ऑन चलता रहेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 4। तो नेगेटिव नॉन इंटीजर नंबर में जो दिखने वाला इंटीजर होता है -1, और जो पॉजिटिव नंबर में जो दिखने वाला इंटीजर होता है आंसर वही। और इंटीजर में तो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जो इंटीजर है वो एज इट इज रहेगा। क्या आपको डेफिनेशन समझ में आ गई? चलिए, ये तो मैंने बहुत सारे आपके सामने एग्जांपल्स लिए कि आप लोग पहली बार अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देख रहे हो तो बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू अपन ने समझ लिया, डिनोशन अपन ने देख लिया। अब अपन बात करेंगे इसके ग्राफ के बारे में। अब देखो, इसका ग्राफ अगर अपन बनाएंगे, है ना, बहुत ढंग से ग्राफ बनाएंगे, वैल्यूज लेके बनाएंगे और उसी तरीके से बनाएंगे जैसे पहले बचपन में बनाते थे 9th क्लास में। बिंदु मिलाओ, चित्र बनाओ, हर एक चीज के बारे में सोचना है। क्लियर? आपको अगर मैं पूछूं कि बताओ 0.1 का जीआईएफ क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 0। आपसे मैं कहूं कि 0.2 का जीआईएफ क्या होगा, तो आप बोलोगे 0। आपसे मैं कहूं कि 0.3 का जीआईएफ क्या होगा, आप बोलोगे 0। तो आज अगर मैं आपके सामने 0.1 का जीआईएफ बोलता हूं तो 0, 0.2 का जीआईएफ बोलता हूं तो भी 0, 0.3 का जीआईएफ बोलता हूं तो भी 0। तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर कि अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं या मैं 1 से छोटी लेता हूं, तो 1 से छोटे का जीआईएफ हमेशा कहां पे गिरेगा? 0 पर। इसका मतलब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात होगी तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए ग्राफ बनाता हूं, तो ये वैल्यू है 0 और यहां पर रखा 1। अब बताओ आप सोच के कि जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी थी तो आंसर 0 ही आया था y पर। जब मैंने 0.1 रखी तब भी 0 आया। ये बताओ 0 कब तक आएगा? 1 से पहले वाली क्वांटिटी तक। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया? 1, क्योंकि 1 एक इंटीजर है तो 1 आ गया। और 1 कब तक आएगा? जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, क्योंकि 1.9 तक भी जीआईएफ उसका क्या होगा? 1 होगा। तो कुल मिलाकर यहां पर तो 1 ओपन पर 1, और जैसे ही x को 1 मिला ये वाली वैल्यू 1 हो गई और ये 2, तो 2 से जस्ट पहले तक ये 1 रहेगा। और जैसे मैंने x की जगह 2 रखा तो x की जगह 2 रखते उसका जीएफ क्या हो गया? 2 हो गया। और ये 2 बना, और 2 के बाद कब तक? जब तक 3 ओपन रहेगा तब तक। क्लियर है कि नहीं? हाँ, पीछे भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा x की वैल्यू -1 से 0, तो बताओ -1 रखा तो -1 आएगा, लेकिन -1 से जस्ट आगे रखूंगा माइनस का 0.9 तो सीधा -1 पर गिरेगा। तो यहां पर है माइनस का 1, ये हो गया -1, तो यहां तक -1 से 0 तक की वैल्यू कहां पे गिरेगी? -1 तक पे गिरेगी। ये ऐसा होगा, हाँ है ना। और जैसे x की वैल्यू 0 हुई तो यहां पर आ गया, और जैसे यहाँ पे -2 रखा तो x की वैल्यू -2 से लेकर अगर मैं -1 रखता हूं तो उसका जीएफ कहां पे गिरेगा? -2 पे गिरेगा, पहले वाले इंटीजर पे देखेगा। देखो इस ब्रांच में इंटीजर कौन है? -2। इस वाली ब्रांच में इंटीजर कौन है? -1। इस वाली ब्रांच में इंटीजर कौन है? 2। इस वाली ब्रांच में इंटीजर कौन है? 1। क्योंकि इन इंटीजर्स पर इक्वलिटी है, इन वाले इंटीजर्स पर इक्वलिटी नहीं है। तो यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, ये गिरेगा -2 पर। तो अब आप बताओ, क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ये फ्लोर चढ़ रहा है? इसीलिए इस फंक्शन का नाम और क्या रखा गया है? फ्लोर फंक्शन। क्या रखा गया है? फ्लोर फंक्शन। क्या आपको ऐसा लग रहा है ये स्टेप चढ़ रहा है? तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्टेप अप फंक्शन। क्या रखा गया है? स्टेप अप फंक्शन। ये हो गया बात। तो ये होता है बेटा y एक्सिस और ये हो जाएगा आपका x एक्सिस। अब अगर अपन बात करें कि हमारा फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो आपको पता पड़ गया यहां पे 0 रखूं, 0.1 रखूं, 0.2 रखूं, 0.9 रखूं, सीधा 0 पे गिरेगा। तो इतनी सारी वैल्यूज पर ये 0 दे रहा है। इसका मतलब 0.1 पर भी 0 दे रहा है, 0.2 पर भी 0 दे रहा है, 0.3 पर भी 0 दे रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है, लेकिन ये मैनी वन फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया? मैनी वन फंक्शन। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो बताओ डोमेन में कोई ऐसी वैल्यू है कि जो नहीं ले रहा हूं? सारी ले रहा है। अभी तक तो मैंने -2 से लेकर 3 तक का ग्राफ बनाया, तो इसमें तो कोई टूट फूट था ही नहीं, कोई नेगेटिविटी, मतलब ऐसा तो था ही नहीं कि मतलब जो नहीं वैल्यू लिए फंक्शन सारी वैल्यू ले रहा है। तो ये वैल्यू तो सारी लेगा, -∞ से लेकर +∞। ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं x की जो ये न ले। हाँ, लेकिन ये जो भी आंसर वैल्यू लेगा, आंसर तो हमेशा एक इंटीजर देगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो डोमेन तो क्या हो जाएगा? R। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज में तो केवल एक ही होगा, इंटीजर, या जिसको अपन Z, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था उसका ग्राफ, ये थी उसकी डोमेन और ये थी रेंज। अब आपको बिल्कुल इसको समझना है प्रॉपर्टीज को देखकर। अब देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है क्या कि x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो आंसर 2 आएगा, 2.1 रखता हूं तो 2 आएगा, 2.9 रखता हूं तो भी 2 आएगा, 2.99 रखता हूं तो भी 2 आएगा। इसका मतलब बहुत सारी वैल्यूज था। जब तक इसको 3 नहीं मिलता तब तक ये 3 नहीं होगा, 3.1 पर भी 3 होगा, 3.2 पर भी 3 होगा, एंड सो ऑन। क्लियर?
आइए अब इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ग्राफ समझ में आ गया। हर एक चीज आप वापस से बना के जरूर देखें, तभी बात बनेगी, तभी आप बना पाओगे जीआईएफ का ग्राफ और तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। आइए सबसे पहली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ। पहली प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू एक्स होता है ना। क्योंकि मैंने कहा कोई भी नंबर ले लो, लेट्स सपोज से 0.321 ले लो, इसका जीआईएफ बताओ क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तो ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू। और x आपका क्या है, 0.321। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 9 रखता हूं तो 9 का जीएफ कितना हो गया, 9। तो जब अंदर इंटीजर होगा तो ये इक्वल टू होगा, और जब ये अंदर इंटीजर नहीं होगा तो x जब बड़ा होगा इसके वैल्यू से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा हो जाएगा और वो नंबर बड़ा हो जाएगा। दूसरी बात कि बताओ जीआईएफ ऑफ x के बराबर कब होता है, जब आपको पता है x बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। ये तो आपको रटा ही होना चाहिए। आइए तीसरी बात करें। मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहां पर है 1। सोचना ध्यान से, मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 है, तो 1 वैल्यू तो ये रही। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। मैं कह रहा हूं x की वैल्यू क्या रखूं कि आंसर 1 है, तो x की वैल्यू आप इतनी रख रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है, 1। देखो इस वैल्यू के लिए 1 से लेकर 2 तक के लिए देखो 1 आ रहा है, और 2 कब आएगा, जब 2 से 3 x की वैल्यू होगी। तो आप खुद सोचो, x की वैल्यू जब 1 से 2 ओपन थी तो 1 रखा तो 1 का जीआईएफ 1 आया, 1.1 रखा तो भी जीआईएफ 1 आया। अच्छा, मैं कहता हूं जीआईएफ x 2 है, तो बताओ ये कब होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज टू से ओपन 3। ये तो आपको भी समझ में आता है कि सर 3 नहीं होना चाहिए, 3 से पहले वाला जीआईएफ कहां पे गिरेगा, 2 पर। 2.5 का जीआईएफ 2, 2 का भी जीआईएफ 2। अच्छा 1.9 2 से पहले अगर बात करूं तो उसका जीआईएफ 1 पे गिरेगा, तो यहां पर सही कि नहीं। अच्छा जीआईएफ ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, 5 से लेकर 6 ओपन। तो आप इस बात को समझो कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू n है, और जहां पर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, उस इंटीजर से लेकर। ये पहली बात तो समझना कि यहां पर जीआईएफ ऑफ x एक इंटीजर है, तो अगर मैं 3.28 लिखता हूं तो ये कंप्लीटली नॉनसेंस लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है नॉनसेंस, क्योंकि जीआईएफ ये कह रहा है मैं इंटीजर हूं और यहां पर नॉन इंटीजर लगा दिया, तो ये तो संभव ही नहीं है, तो एकदम गलत है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो। तो यहां पर तो होना तो एक इंटीजर के बराबर चाहिए। तो अब जब जीआईएफ x 1 था तो आंसर 1 क्लोज से 2 ओपन था, जब जीआईएफ x 2 था तो आंसर 2 क्लोज से लेकर 3 ओपन था। तो यहां पर x बिलोंग्स टू n क्लोज से लेकर n+1 ओपन। क्या बात आपको समझ में आई। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, आप जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। मैं 2 हटा रहा हूं, 1 रख रहा हूं। क्लियर है कि नहीं है। चलिए फोर्थ पॉइंट की अगर अपन बात करें कि देखो इंटीजर है इंटू x का जीआईएफ, तो कभी भी ये इंटीजर बाहर नहीं आता और ये ऐसा लिखते, ये लिखना ही महापाप है। ऐसे कभी लिखते ही नहीं है कि इंटीजर इंटू एक्स का जीआईएफ, इंटीजर बाहर आ गया और जीआईएफ ऑफ एक्स लगा दिया, ये गलत होता है लिखना। ठीक उसी तरीके से ये हो जाएगा x अपॉन आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आई मतलब इंटीजर, दैट कैन नॉट बी इक्वल्स टू इंटीजर ऑफ x अपॉन आई। ये गलत होता है लिखना, ये कभी बाहर नहीं आता। हाँ, इसमें 2-3 चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस बात को ध्यान से देखें। जैसे यहां पे लिखते हैं बात नंबर 6 को देखो। जैसे मैं कहता हूं तुमसे x प्लस आई का जीआईएफ, कि अगर यहां पर प्लस और माइनस में कुछ है, x प्लस माइनस आई, आपको पता नहीं x क्या है। अब x 0.1 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, 9.8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो यहां पर अगर x प्लस माइनस का आई, और आपको पता है ये आई क्वांटिटी इंटीजर के बाहर आ जाएगी, तो ये जगह x का जीआईएफ हो जाएगा और प्लस माइनस आई हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं कहूं आपसे कि बताओ 3.28 का जीआईएफ क्या होगा, बताओ 3.28 का जीआईएफ, तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर 3 है। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, मैंने इसको लिख दिया लेट्स सपोज से 3 प्लस 0.28। तो बताओ ये इंटीजर था तो इंटीजर बाहर आ गया, तो क्या 0.28 प्लस का 3 ये होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिला के 0.28 का जीएफ कितना होगा, 0, और ये 3 बाहर आ गया। देखो आंसर 3 था पहले। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता क्या कि 2 प्लस 1.28, ये सही है। अब ये 2 इंटीजर है तो बाहर आ जाएगा जीआईएफ के, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 प्लस का 1.28 का जीआईएफ, तो कितना होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है, तो आंसर तब भी 3 है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं कि अगर किसी नंबर पे प्लस माइनस इंटीजर है तो वो इंटीजर उस जीआईएफ के बाहर आ जाता है। जैसे इसके ऊपर एक बढ़िया सा एग्जांपल देखें। जैसे मैं कहता हूं सिंप्लीफाई करो, क्या करो, सिंप्लीफाई क्या करो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है।
है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं या बाद में कर दूंगा कि ये सारे डब्बे जो रिप्रेजेंट करेंगे ना वो GIF होंगे। क्लियर है कि नहीं है? यहां पर लिखा हुआ है दिस x प्लस GIF ऑफ x प्लस GFX, ये इस तरीके से बना हुआ है। सोचो अब आप बताओ 1 2 3 4, यहां पर अगर मैं बात करें थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं कि ये GFX, फिर ये बाहर, फिर ये और बाहर 1 2 3, ये 1 2 3 और 1 4। अब आप बताओ क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर नहीं होता? अगर ये इंटीजर है तो बताओ इस बड़े वाले इंटीजर में से, ये वाले इंटीजर में से क्या ये इंटीजर बाहर निकल जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये इंटीजर जब बाहर निकलेगा तो ये इंटीजर ऐसा बना और ये ब्रैकेट कहां पे लग जाएगा? इस वाले के पास लग जाएगा। अब ये दोनों इस x के ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर होंगे और बाहर लगा हुआ है इसका बड़ा इंटीजर। अब आप बताओ कि ये दो इंटीजर, ये भी इंटीजर GIF एक इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर होता है, क्या ये दोनों के दोनों बाहर निकल जाएंगे यहां पर? सही बात है। तो ये क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर निकला, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर निकला, तो ये जो ब्रैकेट है अब की बार वो इस इंटीजर के पास आएगा। यहां पे x और कर दो तो अब की बार वो इस इंटीजर के पास आएगा, तो ये हो जाएगा कितना? x, है ना। और अब यहां पर बाहर क्या है? x है, तो ये x हो गया और बड़ा वाला इंटीजर। अब आप फाइनली देखो कि यहां पर ये सारे के सारे इंटीजर है 3 और ये भी बाहर आएंगे, तो क्या हो जाएगा? GIF और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये जो डब्बा है ये कहां लग जाएगा? इस x के पास लग जाएगा, तो इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ GFX आ जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो इस तरीके से अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज, और भी अपन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जल्दी से आपको इसको नोट डाउन करते चलिए और बात करते चलिए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इन सब में भी जो काम में आती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके बाद 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी क्या कहता है? इस बात को सुनना कि अगर मैं किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूं और उसी के नेगेटिव का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूं तो ये हमेशा मेरे को दो बातें देगा, या तो ये 0 देगा या तो ये -1 देगा। 0 तब देगा जब ये अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर होगी, और ये -1 तब देगा जब अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर नहीं होगी। इस बात को समझते हैं। लेट सपोज से मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखता हूं। ले मैंने कहा 3.28 और मैंने कहा माइनस का 3.28, और एक मैंने कहा 2 का GIF और ये हो जाएगा -2 का GIF। अब बताओ, एक एग्जांपल में ले रहा हूं कि इंटीजर नहीं है और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं इंटीजर है। अब अगर ये इंटीजर होगा तो इंटीजर का GIF बाहर आ जाएगा, इंटीजर का GIF बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये वाला होगा -2, दे दो का आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन 3.28 का GIF क्या होता है? 3, और माइनस का 3.28 का GIF कहां गिरता है? माइनस के 4 पे, देखो माइनस का बना। आप अगर चाहो तो ये भी देख सकते हो पाई प्लस माइनस पाई का GIF। तो बताओ ये यहां पर इंटीजर नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये माइनस का 3.14 कहां पे गिरेगा? माइनस का 4, ये हो गया -1। आप चाहो तो ये भी देख लो, E प्लस का GIF और माइनस का E, ये कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2.782 होता है, और ये माइनस का 2.782 कहां पे गिरेगा? माइनस का 3 पर, तो हो जाएगा -3। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि GFX प्लस GF माइनस का x इज इक्वल टू 0 और -1, डिपेंड ऑन कि x इंटीजर है कि x इंटीजर नहीं है। मैं यहां पर आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी के बेसिस पर IIT 2 से 3 बार सवाल अभी तक पूछ चुका है, और आपको इसको ध्यान से देखना भी है। कभी कभी हमें ऐसा मौका मिलता है कि -x का GIF है, लेकिन कभी अपन -x के GIF को कभी सॉल्व नहीं करते, हम हमेशा GFX को ही सॉल्व करते हैं। तो आपको ये देखना है कि अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर है क्या। अगर अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर है तो आप देखो कि इन दोनों का सम 0 के बराबर होगा। अगर अंदर वाली क्वांटिटी x इंटीजर है तो इन दोनों का सम 0 के बराबर होगा। तो बताओ माइनस ऑफ x का GIF क्या होगा? ये हो जाएगा -GIF ऑफ x, हाँ या ना। आप ये देखो कि -x अगर है तो कभी भी क्वेश्चन इससे टैकल नहीं होगा, क्वेश्चन हमेशा GFX बना के टैकल होगा। तो अगर ये इंटीजर नहीं होगा, तो इंटीजर अगर ये नहीं है तो इन दोनों का सम -1 के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? -1 ऑफ माइनस का GIX। तो आपको उस दिन लिखना पड़ेगा -1 ऑफ माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये दो चीजें आपको काम में आएंगी। और अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है और बोला नहीं हुआ माइनस के x का GIF लिखा हुआ है और नहीं बोला हुआ है कि सर अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, इंटीजर है कि नहीं है, तो आपको पहले मानना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू इंटीजर और x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर और x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपको पहले मानना पड़ेगा, और मानने के बाद अगर आपने इंटीजर कहा तो -x का GIF किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा
आपका माइनस के एक्स के जीएफ के बराबर, और यहां पर अगर इंटीजर नहीं होगा तो माइनस एक्स का जीएफ हो जाएगा माइनस और माइनस का एक्स का जीएफ। तो जब नहीं दे रखा होगा तो आपको दो केस लेने पड़ेंगे, और जब आपको दे रखा होगा कि ये इंटीजर है तो सीधा बोल देना ये आपका आंसर होगा। तो ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए जल्दी से नोट डाउन करते चलिए। मैं यहां पर ये प्रॉपर्टी तो एज इट इज रहने दे रहा हूं, और जो मेन चीज जो काम में आती है वो दो केसेस बना के, ये भी आपको ध्यान रखना है, इस पे स्टार मार्क करके लिखिएगा सारी चीजें। आइए अगली बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है, देखो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई, ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा बड़ी या बराबर होती है जीएफ एक्स प्लस जीएफ वाई के, और ये हमेशा छोटी या छोटी बराबर होती है जीएफ एक्स प्लस जीएफ वाई प्लस 1 के। लेट्स सपोज एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने कहा यहां पर अगर मैं लेता हूं 3.2 और मैं यहां पे लेता हूं 5.8, ये मैं लेता हूं, तो 3.2 का जीएफ कितना होगा बताओ? 3.2 का जीएफ हो जाएगा 3, और 5.8 का जीएफ कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 8 हो गया। यहां का अगर मैं जीएफ लूंगा तो 3.2 और 5.8, तो ये कितना हो जाएगा 9, तो देखो 9 इससे बड़ा हो गया। यहां पर बात करते हैं अपन, तो 3.2 का जीएफ कितना 3, 5.8 का जीएफ कितना 5 प्लस का 1 है ना, तो देखो कितना हो गया 9 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी इसके बराबर हो गई। लेट्स सपोज से अगर मैं यहां पर 5 की जगह 7 कर देता हूं, 5.8 की जगह 5.7 कर देता हूं, तो अब बताओ यहां पर 3.2 और 5.7 ये हो जाएगा आपका 8.9, 8.9 का जीएफ कितना हो जाएगा 8, तो इसके बराबर हो जाएगा। आया? क्लियर है कि नहीं है? तो कुल मिलाकर ये दोनों इस तरीके से आपको याद करने हैं कि दो नंबर के सम का जीआईएफ हमेशा इंडिविजुअल के जीएफ के सम से बराबर या बड़ा होता है, और ये चीज जो छोटी भी होती है +1 के क्वांटिटी से, या कभी कभी बराबर भी होती है, ये आपको याद होना चाहिए। आइए 9th प्रॉपर्टी की बात करें। 9th प्रॉपर्टी को देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और ये काम भी आती है। जैसे मैं कहता हूं तुमसे कि जीएफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 एक्स प्लस 1 2 अपॉन एन, करते 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस n अपॉन n माइनस 1, जहां पर n बिलोंग्स टू क्या है, एक इंटीजर है, मान लो n बिलोंग्स टू एक इंटीजर है, तो ये किसके बराबर होता है, ये nx का जीआईएफ के बराबर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। कभी भी आपको ये रंग रूप दिखे सीधा बोल देना n इंटू एक्स। x क्या होगा, वो क्वांटिटी जो कि हमेशा होगी, और n क्या होगा, ये हमेशा n नीचे चलता रहेगा, और यहां पर ये गलत लिखा है, n हमेशा नीचे होगा, ऊपर n माइनस 1 होगा। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n, हमेशा नीचे n होगा और ऊपर जो बनेगा एक टर्म कम तक बनेगा, n-1 तक जाएगा ये, लेकिन टर्म्स विल बी n, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है 0/n, फिर 1/n, ये कितना हो जाएगा n-1/n। मैं आपको छोटी सी चीज अगर आपको समझाऊं, मैंने कहा आपको कि g(x) प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2, वही सिंपल सी बात है, 2 था तो उससे एक कम तक बात बनी, तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट 2x का जीआईएफ। आज अगर मैं बात कर रहा हूं कि g(x) प्लस का 1/3, तो ये हो जाएगा प्लस का g(x) प्लस का 2/3, तो ये कहां तक जाएगा, इट विल बी 3x का जीआईएफ। क्लियर है कि नहीं है? आज अगर मैं तुमसे कहता हूं कि g(x) प्लस का 1/100, तो ये क्वांटिटी कहां तक जानी चाहिए, 99/100 तक जानी चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस का 2/100, करते 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 ये हो जाएगा x प्लस का 99/100 के जीएफ, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट, ये हो जाएगा x इंटू 100 का जीआईएफ। हाँ या ना? अब यहां पर x कितना ही बड़ा क्वांटिटी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1/4 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। x क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है सर कि ये आया कैसे, मेन मुद्दा यहां पर यह है कि सर ये आया कैसे, तो मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जब मैं ये वाले का प्रूफ करता हूं तो ये बहुत बड़ा सा प्रूफ हो जाएगा, है ना। मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं, आपको प्रूफ करके बताता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस का 1/3 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस का 2/3, ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 3x के ग्रेटेस्ट इंटीजर के। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वांटिटी जो हमेशा चलती रहेगी, दूसरी क्वांटिटी जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने लेता हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ, मैंने कहा 1/2 का जीआईएफ प्लस 1/2 प्लस 1/100 का जीआईएफ। अब बताओ यहां पर 100 है तो कहां तक जाना चाहिए, 99 ऊपर तक जाना चाहिए, 1/2 प्लस 2/100 का जीआईएफ,
करते 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 1/2 प्लस 99/100 का GIF, जहां पर ये डब्बा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, GIF। मैं बार बार बोल रहा हूं लेकिन लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए। तो ये सीधा आंसर क्या बोलोगे, बताओ। अब की बार x क्या हो गया, x हो गया 1/2 और n क्या हो गया 100, तो 1/2 इंटू 100 का GIF, सो आंसर विल बी 50। अब यहां पर तो एक इंटीजर आ रहा है, मान लो कई बार सॉल्व करते वक्त इंटीजर नहीं आता तो GIF लगाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, 3/4 प्लस 3/4 प्लस ये ले लिया अपन ने 1/200, फिर 3/4 प्लस 2/200, करते 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 आखिरी बताओ कहां तक जाएगा, 3/4 प्लस का 199/200, क्योंकि यहां पर n क्या है 200 है तो उससे एक कम तक जाएगा। तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा 3/4 इंटू 200। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? तो कुल मिलाकर आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 50 और ये आंसर आएगा 150। अब यहां पर भी इंटीजर आ गया, मान लो अगर इंटीजर नहीं आता तो भी उसका अपन क्या लेते, GIF लेते। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ, तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप लिख दो। दो क्वेश्चन अपन ने कर लिए। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा इस प्रॉपर्टी पे निकल जाता है। अब बात ये है कि सर ये प्रॉपर्टी आई कहां से, मैं इसका आपको प्रूफ बता देता हूं कि प्रूफ क्या है। हम याद तो कर रहे हैं लेकिन प्रूफ भी एक बार आना चाहिए। अब देखो, मैंने एक छोटा सा नंबर लिया, छोटे से नंबर को प्रूफ करके बता रहा हूं कि g of x प्लस का 1/3 प्लस g of x प्लस का 2/3 ये आपका 3x का GF के बराबर कैसे होगा, लिख भी देता हूं। यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? अब मेरी बात ध्यान सुनो, हमने यहां पर कहा कि अगर मैं x को क्लोज 0 से ओपन 1 लेता हूं, सुनना, x को क्लोज 0 से ओपन 1/3 लेता हूं, तो बताओ उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 0। LHS को सॉल्व करते हैं। अगर मैंने x को 0 से 1/3 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 1/3 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 2/3 ये है। तो बताओ इसका GIF तो कितना हो जाएगा, 0। आज अगर मैंने x को 0 से 1/3 लिया तो बताओ x 0 से अगर 1/3 है, 1/3 ओपन है, तो x प्लस 1/3 कहां तक जाएगा, 2/3 से लेकर 0 से लेकर 2/3, तो उसका GIF भी कितना गिरेगा, 0। फिर मैंने कहा कि अगर x 0 से 1/3 है तो बताओ x प्लस 2/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 से लेकर 1 तक। अब 1 पर ओपन है तो 1 पर ओपन है तो 1 से छोटे का GF कहां गिरेगा, 0 पर गिरेगा, हाँ या ना? तो LHS 0 आ गया। कब LHS 0 आया, जब x की वैल्यू 0 से 1/3 थी। ठीक है, अब इसी के लिए अगर मैं RHS देखूंगा तो बताओ x की वैल्यू 0 क्लोज से 1/3 ओपन थी, तो 3x क्या हो जाएगा, क्लोज 0 से 1 ओपन। इसका मतलब इसका GIF कहां पे गिरेगा, 0 पर गिरेगा। क्या बात सबको समझ में आई? तो ये तो अपन ने x जब 0 से 1/3 था तो LHS RHS बना के देख लिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आगे और आगे बात करूं कि जब x की वैल्यू 1/3 क्लोज, मैंने यहां पे 1/3 ओपन किया था, 1/3 क्लोज से 2/3 ओपन किया, तो आप मुझे बताओ कि x प्लस 1/3 कहां से कहां तक हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 क्लोज से लेकर 1 ओपन। और फिर मैं बात करूं x प्लस का 2/3, तो बताओ ये कहां से कहां तक हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 क्लोज से लेकर ओपन, ये आपका 4/3। अब मुझे बताओ x अगर 1/3 से 2/3 है तो 1/3 मतलब 0.3 थी और 2/3 मतलब 0.66, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां गिरेगा, 0 पर। फिर x अगर 2/3 से लेकर 1 ओपन तक है तो उसका GF भी कहां गिरेगा, 0 पर। लेकिन अगर x प्लस 2/3 1 से बड़ा हो जाएगा ना, फिर तो यहां पे x जब ये है तो x प्लस 2/3 1 से बड़ा हो गया तो ये कहां पे गिरेगा, 1 पे गिरेगा। अब अगर आपने यहां पे RHS देखोगे कि जब x आपका 1/3 से लेकर 2/3 ओपन तक था, तो बताओ 3x कहां से कहां तक था, 3x 1 क्लोज से लेकर 2 ओपन तक था, तो बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे गिरेगा, 1 पर गिरेगा। देखो LHS RHS बराबर हो गया, हाँ है ना? आइए अगर आपको तीसरी बात करनी है कि जब मैं x की वैल्यू 2/3 क्लोज से लेकर यहां पर 1 तक ले लूं, ठीक है, तो बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे गिरेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर गिरेगा 0 पर। अब अगर मैं x प्लस 1/3 करता हूं तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 2/3, 1 से लेकर ये हो जाएगा 4/3, 1 प्लस का 1/3। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे गिरेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर गिरेगा 1 पर। तो कुल मिलाकर अब इसका आंसर 0, इसका आंसर हो गया 1। अब अगर x की वैल्यू 2/3 से लेकर 1 है तो बताओ x प्लस 2/3 क्या हो जाएगा, 4/3 से लेकर 5/3। तो कुल मिलाकर इसका GF कितना होगा, ये 4/3। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस का, यहां पे आपने 2/3 ऐड किया
तो 1 प्लस का 2/3 कितना 5/3। तो इसका जीएफ कितना हो, ये लिखा हुआ है 2 पॉइंट समथिंग, ये लिखा हुआ है 1 पॉइंट समथिंग। वापस से आप देखो, जब x की वैल्यू आपकी 2/3 से लेकर 1 ओपन थी तो आपने x का जीएफ 0 निकाला। अब यहाँ पे x प्लस 1/3 का जीएफ निकाल रहे हो, तो x प्लस 1/3 का जीएफ अगर आप निकालोगे तो कुल मिला के वो कितना होगा x प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर यहाँ पे 1 प्लस का 1/3। अब यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे x प्लस के 2/3 में, यहाँ पे मैं 2/3 ऐड कर रहा हूं, तो 2/3 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, बट ये लेस देन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/3। सही कि नहीं? तो अभी भी आप देखो ये क्वांटिटी कितनी हो गई 1 पॉइंट समथिंग, ये क्वांटिटी भी कितनी हो गई 1 पॉइंट समथिंग, तो इसका जीएफ भी कितना होगा, इसका जीएफ भी हो जाएगा x प्लस 2/3 का जीएफ भी कितना हो गया 1। तो कुल मिला के इसका आंसर 0, इसका आंसर 1, अब इसका आंसर कितना आ गया 1। तो यहां पर भी आप देख लो, जब x की वैल्यू आपकी कितनी थी 2/3 क्लोज से लेकर आपकी वैल्यू 1 थी, तो 3x कितना हो गया था, 3x हो गया था 2 से लेकर 3 ओपन। तो इसका जीएफ जो गिरा था, 3x का जीएफ जो गिरा था वो 2 पर गिरा था, तो यहां पर भी तो 2 आया, यहां पर भी 2 आया। तो देखो LHS RHS बराबर आ रहा है, तो मैं आपको यही चीज प्रूव करके बता रहा हूं, बराबर ब्रांचेस लेके, ये तो मैंने 0 से लेके बात करी। अब यहां पर वापस से वही होगा 1 प्लस 1/3 से लेकर 1 प्लस 2/3 तक वापस से बात चलेगी। तो हर इंटीजर प्लस होता जाएगा, फिर 2 से लेकर 2 प्लस 1/3, फिर 3 से लेकर 3 प्लस 1/3, ऐसे चलता रहेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो इतना तो नहीं करेंगे, इसलिए छोटा सा नंबर अपन ने ले लिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपको आना चाहिए। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज जो कि अपन ने बात करी, लेकिन अभी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई। अब अपन बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इनिक्विटीज की, जिसको अपन अब देखने जा रहे हैं। आइए चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर इनिक्विटीज आ जाता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसको डील अपन कैसे करेंगे, यही आपको सुनना है, समझना है, देखना है और जानना है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर, तो आगे बात करें। आइए अपन बात करेंगे 10th प्रॉपर्टी की, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इनिक्विटीज के ऊपर है ना। अब आप बिल्कुल इसको ध्यान से सुनिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, आज अगर मैं बोलता हूं तुमसे ग्रेटर देन इक्वल टू n, इस बात को समझिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि हमें वो इंटीजर चाहिए जो कि n या n से बड़ा है। लेट सपोज से मैं आपसे सामने बोल रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो पहले अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप ये देखिए, ये 0 से 1 तक का ग्राफ ऐसा होता है, फिर 1 से लेकर 2 तक का ग्राफ ऐसा होता है, फिर 2 से लेकर 3 तक का ग्राफ ऐसा होता है, फिर 3 से लेकर 4 तक का ग्राफ आपका 3 पे गिरता है, फिर 4 से लेकर 5 तक का ग्राफ आपका ऐसा होता है। अब अगर मैं बात करूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और देन सो ऑन चलता रहेगा। आप पहले आंखों से देख लीजिए, यहां पर हमें वो x चाहिए जिसका इंटीजर निकालने पर या तो 3 है या तो 3 से बड़ा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है, ये क्या है, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का ग्राफ, और ये क्या है x, x यहां पे होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पे होगा। हमें वो x चाहिए जिसको रखने पर आंसर 3 या 3 से बड़ा है। तो आंसर 3 या 3 से बड़ा कब आएगा, जब आप x की वैल्यू क्या रखोगे बताओ, 3 या 3 से बड़ी, हाँ या ना। लेकिन हर चीज ऐसे तो नहीं देखी जा सकती, फिर से सुनना है इस बात को। जब मैं कहता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, तो जो y की वैल्यू है वो 3 या 3 से बड़ी कब होगी, तो y की वैल्यू 3 तब हो रही है जब आपका x 3 हो रहा है, और 3 से बड़ा हो रहा है, तो ये वैल्यू 3 और 3 से बड़ी हो रही है, हाँ या ना। अब तो इसका मतलब x क्या है आपका, 3 या 3 से बड़ा। बोलो सही कि नहीं। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ये वाला है, y एक्सिस ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंट करता है और x ये रिप्रेजेंट करता है। अब ये कह रहा है 1 या 1 से बड़ा है, ये 1 हो गया या 1 से बड़ा। बताओ 1 वैल्यू कब आएगी, जब x की वैल्यू 1 होगी। जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो 1 आया, और 1 से बड़ी है तो देखो 1 से बड़ा आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो गई तो ये 0 पे गिर जाएगा, वो नहीं चाहिए। इसका मतलब x क्या आ गया, 1 या 1 से बड़ा। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब मैं आपको इतना सा सिंपल सा समझा देता हूं। अब ये समझिए कि बेटा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक इंटीजर है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटीजर है, तो आपका x वही इंटीजर से चालू होगा। ये आप रट लीजिए, है ना, क्योंकि बार बार आप ग्राफ बना के नहीं देखोगे। ये एक फील भी है
क्यों फेल है? क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो उसका जीएफ 3 आएगा, 3.1 रखूंगा तो 3 आएगा, 4 रखूंगा तो 4 3 से बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पे 2 रख नहीं सकता क्योंकि 2 यहाँ पे 3 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब 3 चलेगा, 3 से बड़ा चलेगा, 3 से छोटा नहीं चलेगा। ये भी आप देख सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 2 बातों को याद करना है। पहली बात यह है कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आए और वहां पे इंटीजर लिखा हुआ आए तो आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीजर ही करना है। मतलब आज अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 19 है, इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए और ये इंटीजर होना चाहिए। ये अगर 19.3 है तो बाद में बात करेंगे कि कैसा होगा। मैं अभी सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि 19 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, सीधा आपका आंसर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19 होना चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं कि g ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है तो सीधा बोल देना x 20 है, 20 से बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। अब बताओ g ऑफ x अगर n है और n यहां पर एक इंटीजर है तो बेटा अब आप लोगों को याद हो चुका होगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n है। ये आपको याद करना है। 2 ही बातें याद करवाऊंगा और 2 ही बातें याद करनी है कि g ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन नहीं कह रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू कह रहा हूं और एक इंटीजर है तो वहीं से चालू करना है। पहली बात, क्या मैं इसको रब कर दूं? अब दूसरी बात यहां पर यह कर लेते हैं कि अब 11th बात कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ग्रेटर देन n हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन n हो गया तो आप जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 2। अब बताओ g ऑफ x, ये हटा देता हूं, वापस से आपको समझाता हूं, ये वापस से बना देते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब बताओ इंटीजर 2 से बड़ा, तो इंटीजर 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा इंटीजर कौन होगा? 3। तो चालू कहां से होगा? 3 से ही होगा ना। सोचो इंटीजर 2 से बड़ा, 2 नहीं है, पहले 2 था, अब की बार 2 नहीं है। इंटीजर जीएफ 2 से बड़ा कौन है? 3 है ना। अब 2 से बड़ा 2.1 तो इंटीजर नहीं है, 2.2 भी इंटीजर नहीं है, तो सीधा 3 आएगा। अब जब आपको ये दिख रहा है तो मैं आपको हमेशा एक नसीहत दूंगा कि जीएफएक्स अगर 2 से बड़ा है तो पहले उसको इंटीजर के बराबर पे लेके आओ, इक्विलिटी पर लेके आओ। हमेशा जीएफ को पहले इक्विलिटी पर लेके आओ, फिर इनइक्विलिटी सॉल्व करो। पहले इक्विलिटी और फिर इनइक्विलिटी सॉल्व होगी। तो यहां पे कहा मैंने जीएफएक्स। अब बताओ ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जो 2 से बड़ा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया, हमें बहुत कुछ पता है, अरे बहुत ही कुछ पता है। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, खत्म। अब अगर लिखा हुआ है जीएफएक्स इज ग्रेटर देन व्हाट? 5, तो भैया इंटीजर 5 से बड़ा कौन सा होगा? 6। तो पहले बराबरी पर इक्विलिटी पर लाओ और इक्विलिटी पर लाकर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सही कि नहीं? अब देखो जीएफएक्स अगर 5 से बड़ा था तो आंसर क्या आया? 6 या 6 से बड़ा। यहां पर 2 था तो आंसर क्या आया? 3 या 3 से बड़ा। आज अगर मैं तुमसे कहता हूं कि जीएफएक्स अगर 4 है तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ये 5 था तो इससे इसके एक बड़ा उससे बड़ा, तो 4 या 4 मतलब 5 या 5 से बड़ा कुल मिलाकर। क्यों 5 या 5 से बड़ा? क्योंकि पहले मैं इक्विलिटी पे लेके आऊंगा और फिर बात करूंगा। तो पहले जो यहां पर इक्विलिटी नहीं थी तो इक्विलिटी क्रिएट करी और फिर मेरे को पता है कि यही होता है। तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या आएगा? एक्स इससे एक बड़े n+1 के बराबर और उससे बड़ा आपका आंसर आ गया। तो यहां पे जीएफएक्स अगर ग्रेटर देन n है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप n+1 याद कर लो, मैं तो सिर्फ आपको इतना सा कहूंगा कि आप जीएफएक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n+1 करो और फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n+1 पे बात करो, तो ये आपका आंसर आएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल दूं, जैसे लेट्स सपोज मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 2.312, तो भैया वही काम होगा। यहां पर 2.312 से बड़ा इंटीजर कौन है? तो 3 है, तो 3 पे इक्विलिटी आएगी और फिर इसका आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आज अगर मैं आपके सामने कहूं कि जीएफएक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2.312, अब बताओ माइनस का 2.312 से बड़ा इंटीजर कौन होगा? माइनस का 2.312 से बड़ा इंटीजर कौन होगा? दैट विल बी माइनस का 2। अब अगर माइनस का इससे बड़ा इंटीजर कौन है? माइनस का 2। तो भैया ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो यहीं से चालू होगा। आज अगर मैं तुमसे कहता हूं कि जीएफएक्स इज ग्रेटर देन माइनस का पाई, या चलो इक्वल टू भी लगा दो, तुम इक्वल टू भी लगाओगे तो माइनस का पाई इंटीजर तो होने से रहा। तो आप ये सोचो ना माइनस पाई से बड़ा इंटीजर कौन है? तो भैया ये लिखा हुआ है व्हाट? माइनस का 3.141 एंड समथिंग। तो इससे बड़ा इंटीजर कौन होगा? माइनस का 3। तो आपका आंसर क्या आएगा? -3 या -3 से बड़ा। तो भैया ये याद कर लो, इसके बेसिस पे ये सॉल्व हो जाएंगे। अब अगर कभी जीवन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू √6 रखा है,
अब ये आपको पता है कि √6 तो इंटीजर नहीं है, तो पहले इसको इंटीजर पे लेकर आओ। पहले ये सोचो कि √6 क्या है, 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा इंटीजर क्या आएगा, 3, तो भैया x क्या हो जाएगा, 3 या 3 से बड़ा। मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं मैं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो भैया फंडा सिर्फ ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, फंडा किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब बात करते हैं अपन आगे की, ये सब मैं रब कर देता हूं। अब आप ये सोचो, है ना, अब 12th बात, मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू, अगर मैं 2 बोलता हूं, मतलब वो इंटीजर, अब की बार वो इंटीजर चाहिए जो कि 2 या 2 से छोटा है। बताओ 2 या 2 से छोटा इंटीजर, बताओ कौन सा x ऐसा है जो 2 या 2 से छोटा है। अब बताओ 2 से छोटा, 2 यहां पर है, तो x किसके लिए, 3 से छोटे के लिए। x जब 3 से छोटा होगा तो उसका gf कहां पे गिरेगा, 2 पर गिरेगा, देखो 2 पर गिर रहा है। और छोटा होगा x अगर, तो इसका gf 2 से और छोटा होता गया, ये चीज। तो कुल मिला के gf x अगर 2 या 2 से छोटा है, तो यहां पर 3 से x छोटा हो गया। फील करो, किससे छोटा हो गया, 3 से छोटा हो गया। अगर लेस देन का सिंबल है तो उससे एक बड़े ओपन से लेके नीचे गिरेगा। जैसे मैंने कहा gf x अगर लेस देन इक्वल टू 3 है, तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 या 3 से छोटा, ये चाहिए 3 या 3 से छोटा। तो कौन से x के लिए 3 आ रहा है, 4 से छोटे के लिए 3 आ रहा है, उससे और छोटा करोगे तो 3 से और छोटा होता जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 4 से छोटा। तो एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और एक होता है लेस देन। तो लेस देन इक्वल टू में अगर इक्वलिटी 3 पर है तो आंसर क्या आएगा, उससे एक ज्यादा से ओपन के नीचे। जैसे मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यहां पे मैं प्रॉपर्टी ही लिख देता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू n है, आपके पास लेस देन इक्वल टू n है, तो x क्या होगा, n+1 से छोटा। क्या ये बात सबको समझ में आई। अब यहां पर मैं लिखता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, तो बताओ आंसर क्या आएगा, 6 से छोटा। मतलब वो इंटीजर जो कि 5 से छोटा कब होगा, जब आंसर 6 या 6 से छोटा होगा। अब अगर मैंने यहां पे लिखा 4, तो आप क्या बोलोगे, 5। तो अगर ये 4 या 4 से छोटा होगा, तो बताओ x की वैल्यू 5 थी, 5 से छोटी थी, तभी तो ये 4 पे गिर रहा था। तो ये चीज आपको समझना है। अब यहीं पर मैं एक प्रॉपर्टी लास्ट बोलता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 13 को सुनो। 13 ये कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब की बार यहां पे इक्वलिटी था, लेकिन अगर लेस देन n है, क्या है, लेस देन n, मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 2, तो मैं फिर से आपको कहूंगा कि भैया लेस देन के साथ मत करो, लेस देन इक्वलिटी पे आ जाओ। तो लेस देन इक्वल टू पे आओगे तो 2 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 1। और जैसे आपने लेस देन इक्वल टू पर आ गए, तो उसके बाद तो ये प्रॉपर्टी लगाओ ना कि अगर लेस देन इक्वल टू आ गया, n है, इंटीजर के बराबर लेस देन इक्वल टू आ गया, तो n+1 से छोटा, मतलब ये 2 से छोटा, खत्म। हाँ कि ना। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन पाई है, तो कुछ मत करो, सिंपल सा पहले इसको इंटीजर पे लेके आओ 3। अब पाई से छोटा इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। अब ये 3 है तो x क्या हो जाएगा, 4 से छोटा। बहुत सिंपल, ये यहां पर भी काम करेगा तो यहां पर भी काम करेगा। अब जैसे मैंने कहा g(x) इज लेस देन इक्वल टू e, अब आपको पता है e इंटीजर नहीं है, तो बताओ e से छोटा इंटीजर क्या होगा, e से छोटा इंटीजर हो जाएगा आपका 2। तो 2 अगर हो गया तो x इज लेस देन क्या करोगे, 3 से छोटा x रखोगे, तभी उसका इंटीजर gf कहां पे गिरेगा, 2 पर गिरेगा। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। आइए एक और प्रॉपर्टी नंबर 14। अब प्रॉपर्टी नंबर 14 में क्या कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 14 कॉम्बिनेशन कैसे, लेट सपोज से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू p कहा, लेस देन इक्वल टू q कहा, जहां पर p और q दोनों ही एक इंटीजर है। तो आप बताओ, मैंने आपको सिखाया था ग्रेटर देन इक्वल टू है, और अगर इंटीजर के बराबर है तो वहीं से चालू होगा। तो ये कुल मिलाकर g(x) ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब g(x) के आगे मुंह खुला हुआ है, तो ये तो p से चालू होगा, और लेस देन इक्वल टू है तो ये q+1 से छोटा होगा। मैं आपको यहीं पे इतनी जैसे ये सिखा रहा हूं कि लेस देन इक्वल टू है तो n+1 से बड़ा छोटा, और यहां पर क्या q पे इक्वलिटी है तो q+1 से छोटा। इज द पॉइंट क्लियर। जैसे मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 5, तो आप बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये तो चिल्ला के कह रहा है 1, ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा कितना, लेस देन 6। ये इसका आंसर हो गया। जैसे मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू √2 बट लेस देन इक्वल टू √5। अब आप इस बात को समझो कि ये कोई इंटीजर नहीं है, ना √2 इंटीजर है ना √5 इंटीजर है, तो पहले अपन इसको इंटीजर पे लेके आते हैं,
क्योंकि जब भी जीएफ का क्वेश्चन सॉल्व करोगे इक्विटी में, पहले आप उसको इंटीजर पे लेके आओ, इंटीजर पे लाके इक्विलिटी क्रिएट करो, इक्विलिटी क्रिएट करके फिर आप आंसर दो, हमेशा आंसर इजी आएगा। आपको तो कुल मिलाकर सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी याद करनी है और ये वाली प्रॉपर्टी याद करनी है, प्रॉपर्टी नंबर 10 एंड प्रॉपर्टी नंबर 12, सारा खेल उसी का है। अब यहां पर अगर इक्विलिटी नहीं है तो पहले मैं इक्विलिटी पे लेके आया, यहां पर इक्विलिटी नहीं है तो पहले मैं इक्विलिटी पे लेके आया और फिर बात कर रहा हूं हमेशा। तो यहां पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा। अब ये लिखा हुआ है कितना, 1.414 समथिंग, ये कितना लिखा हुआ है 2 पॉइंट समथिंग। तो बताओ 1 से बड़ा इंटीजर कौन है, 2, मतलब 1 से बड़ा इंटीजर कौन है 2, इक्विलिटी पे आ गया। और बताओ 2 पॉइंट समथिंग से छोटा इंटीजर कौन है 2। तो भैया ये तो मामू बना रखा है ना कि gf(x) अगर 2 के बराबर है। अब अपन ने बताओ प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी कि gf(x) अगर 2 होता है तो x बिलोंग्स टू व्हाट, 2 से लेकर 3। क्या बात सबको समझ में आई? और चलो वहां पर आपको नहीं भी देखना, ये भी नहीं देखना, तो आप बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो x क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा, और लेस देन इक्वल टू 2 है तो अपन ने क्या पढ़ा था, लेस देन 3। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज इनइक्विटीज की, मेरे ख्याल से लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है, तो आप प्रॉपर्टीज अभी लेक्चर में समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।